नमस्कार, मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूं स्पोर्टिंग बज के इस नए सीज़न में जो कि है हमारा सीज़न 5। और पहले ही एपिसोड में हम कवर करने आ गए हैं एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में उतना प्रचलित तो नहीं पर उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम बात करते हैं मार्शल आर्ट के कोच से और कुछ स्टूडेंट से जिनकी क्या अचीवमेंट है और क्यों उन्होंने मार्शल आर्ट में अपना कदम रखा। चलिए जानते हैं इस पूरे एपिसोड में। सर, मार्शल आर्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। मार्शल आर्ट हमने बहुत वैसा स्पोर्ट देखा है जिसमें डिफेंस के लिए काफ़ी लोग आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिट रहने के लिए ये स्पोर्ट्स खेलें। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जिसमें सबसे पहली है कि अगर आप ब्लैक बेल्ट हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कोचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप एज अ कोच इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, एज अ स्पोर्ट्स में भी आप करियर ले सकते हैं। एक स्टेज के बाद आप एज अ प्रोफेशनल किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। और एक नेशनल अगर आप कैंप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए या ओलंपिक इवेंट्स के लिए वहाँ से भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सर, आपने बेल्ट की बात करी। अक्सर लोग जानते हैं ब्लैक बेल्ट है वो सबसे हाई अटायर मान जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी बेल्ट होती है, उनका किस बेसिस पे अटायर डिसाइड होता है और कब स्टूडेंट को आप देते हैं कि अब ये ब्लैक बेल्ट तक रेडी हो चुके हैं, आप एज अचीवमेंट उनको प्रदान करते हैं? ये पूरा 3 to 5 ईयर्स का कोर्स होता है, जैसे डिग्री होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वाइट बेल्ट, जो बेसिक बेल्ट होती है, जो ड्रेस के साथ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपकी आती है येलो बेल्ट, देन ऑरेंज बेल्ट, देन ब्लू बेल्ट, देन ग्रीन बेल्ट, देन पर्पल बेल्ट, देन मैरून बेल्ट। और उसके बाद रिड्यूसिंग ऑर्डर में आती है ब्राउन बेल्ट, जिसमें हार्ड बॉडी ट्रेनिंग, आपके सीनियर काताज और वेपन ट्रेनिंग होती है, ब्राउन 3, ब्राउन 2 और ब्राउन 1। और उसके बाद फाइनली आती है आपकी ब्लैक बेल्ट। तो ये पूरी अराउंड 10 बेल्ट्स का आपका कॉम्बिनेशन होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 3 to 4 मंथ्स की, जो स्टार्टिंग बेल्ट्स हैं। और जो सीनियर आपकी बेल्ट होती है ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए, जो सीनियर वाली ब्राउन बेल्ट्स होती हैं, उसका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स का। इन बिटवीन जो भी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये बेल्ट टेस्ट का जो सिस्टम होता है ये एकेडमी लेवल का होता है। सर, एक बारी मार्शल आर्ट को आप एकदम ब्रीफली समझाइए कि क्या है मार्शल आर्ट, कौन कौन से स्पोर्ट्स इसके अंदर आते हैं, किस किस टाइप के लोग उसे खेल सकते हैं और कहाँ कहाँ पे वो स्पोर्ट्स अभी खेला जा रहा है और इंडिया में क्या सिनेरियो है अभी मार्शल आर्ट का? पहले इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। सबसे ज़्यादा आप रेसलिंग को जानते हैं। मार्शल आर्ट जो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ के जो आर्ट्स होते हैं उसे एक मेजर वर्ड दे दिया है मार्शल आर्ट। लेकिन हम मार्शल आर्ट में जब अंदर जाएंगे डिटेलिंग में, तो जैसे कोरिया का मार्शल आर्ट हो गया आपका ताइक्वांडो, उसका ओरिजिन कोरिया से हुआ था। उसके बाद कुंफू हो गया आपका, चाइना से हुआ था। उसके बाद जापान से आपका कराटे हुआ था। आपका यूरोप से आपका किक बॉक्सिंग हुआ था। तो अलग अलग जो मार्शल आर्ट्स अलग अलग कंट्री के हैं। अब पर्टिकुलर हम ब्लैक बेल्ट सिर्फ एक मार्शल आर्ट में करते हैं और ब्लैक बेल्ट होने के बाद हम दूसरे मार्शल आर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मार्शल आर्ट जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुका है इन कंपैरिजन टू पहले वाले समय में। पहले बहुत ज़्यादा लोग इससे डर जाते थे, लेकिन अब बेसिकली क्या है, डिफेंस पर्पस से, क्योंकि आजकल क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो मार्शल आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक खास बात और है मार्शल आर्ट की, इसमें नॉर्मल गेम से 8 गुना ज़्यादा आपकी माइंड, ब्रेन, सब कुछ काम करता है। क्योंकि इसमें क्या है, बाकी गेम में किसी में पिटाई नहीं लगती, इसमें पिटाई भी लगती है और हार भी होती है। तो ये गेम में अपने आप को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्विक डिसीजन होते हैं प्लेयर के, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्शल आर्ट से डिसिप्लिन्ड हो जाता है प्लेयर। होता सभी से है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ें उसको एक्सेल करवाती हैं। सर, आपने कहा कि इसमें पिटाई खूब लगती है, ठीक है। तो पिटाई में इंजरी इशू स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट में बहुत इंजरी इश्यूज होते हैं। तो क्या इंजरी इशू एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है इस स्पोर्ट्स पे कि ज़्यादा लोग इस स्पोर्ट्स में नहीं आते?
ये इसका मेन कारण ना अवेयरनेस है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं करेंगे ना, जब तक वो सिर्फ पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि मेरे बच्चे को पंच लग जाएगा, उसके आंख में लग जाएगी, उसके चेहरे पे निशान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मार्शल आर्ट को ध्यान से करते हो, ये मैं कंपैरिजन करता हूं ड्राइविंग का। ड्राइविंग जो है आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि बिना ड्राइविंग के काम चल जाता, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने का तो डर रहता है। ऐसे ही गेम है, गेम में भी एक्सीडेंट होने का तो डर रहता ही है। सभी स्पोर्ट्स में चोट तो जरूर लगती है, लेकिन इस वाले स्पोर्ट्स में चोट स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन उसके बाद आपका शरीर पक्का हो जाता है और धीरे धीरे फिर आपको चोट लगनी बंद हो जाती है बिल्कुल। अगर थोड़ी बहुत ही इंजरी होती है तो 5 to 10% तो हर एक स्पोर्ट्स में इंजरी होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो अपने आप का करियर बनाना चाहते हैं ऐसे स्पोर्ट्स में, ठीक है, बट उनके जो पेरेंट्स होते हैं, हमने भी बात करी कि एक मिथ बना हुआ है कि चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, है ना, मार्क हो जाएगा एक को लंबे समय के लिए। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो ऐसे स्पोर्ट्स में भी आगे आएं? और अब जैसे हमने बात करी थी मार्शल आर्ट अब ओलंपिक में भी ऐड होगा, और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है आगे। आज के टाइम में जैसे 2017 से आपका खेलो इंडिया जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें बेसिकली क्या है, वो टैलेंट को सर्च करना है। तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको एवरी ईयर अबव अंडर 14 एज कैटेगरी में स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं और स्टेट में अगर मेडल लाते हैं तो कई हजार की स्कॉलरशिप देती है। और उसके बाद क्या होता है, नेशनल लेवल पे कई लाख की स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद अगर वो खेलो इंडिया क्वालिफाई कर लेता है तो जितने भी ओलंपिक लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं या एशियाड होते हैं या इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ होते हैं, तो सारे प्लेयर वहीं से लिए जाते हैं। अब उसमें जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम है, 5 साल तक आपको 8 लाख रुपीस टोटल एवरी ईयर मिलते हैं, यानी अराउंड 40 lakhs की हेल्प जो है गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट की हुई है। दूसरा, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि इसको इक्विवेलेंट टू आईएएस, जैसे यूपीएससी से तैयारी करके हम जाते हैं तो हमें वो पोजीशन मिल जाती है आईएएस की जब हम पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। यही अगर हम गेम के थ्रू जाएंगे और वहां पे हम ओलंपिक में मेडल स्कोर करेंगे तो वो इक्विवेलेंटली आपको सेम पोजीशन होल्ड कर देंगे। तो और दूसरा, ये आपकी इंडिविजुअल गेम है। सबसे बड़ी बात है, इंडिविजुअल गेम और टीम गेम में बहुत फर्क हो जाता है। इंडिविजुअल गेम में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल गेम में क्या है, कॉम्बैक्ट में आपको चांस मिलते हैं और धीरे धीरे जो अवेयरनेस है वो लोगों में आ रही है गेम के प्रति। और आजकल पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं, बच्चे को कुछ ना कुछ करना है, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर पे या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे के उसमें ज़्यादा कुछ हमारा अच्छा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। सर बेसिकली एक छोटी उम्र में अगर कोई स्पोर्ट्स हम स्टार्ट करें तो बेनिफिशियल माना जाता है, बट अगर कोई ऐसा है, मतलब टाइम निकल गया है, ठीक है, मतलब जो एज होती है ना, थर्ड फोर्थ सेकंड, इस एज में एकदम बेनिफिशियल एज मानी जाती है हर स्पोर्ट्स के लिए। अगर किसी को मन करता है कि अगर हम बाद में भी मार्शल आर्ट में जाना चाहें तो वो कौन सी एकदम परफेक्ट एज है? कोई ऐसा एज क्राइटेरिया तो नहीं है स्पोर्ट्स में? नहीं नहीं, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। उसमें तो ये है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं उसमें कि भाई मेरा बड़ा शौक था कि बचपन में मैं मार्शल आर्ट्स करूं, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स या परिस्थिति ऐसी नहीं मिली कि वो कुछ उसको कर पाए हैं। तो बाद में भी मैं उसके लिए, कोई मेरे पास मना नहीं है। उसका एक एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे। उनकी एज अराउंड 33 ईयर्स है, उनकी गुड़िया है 6 ईयर्स की। दोनों डॉटर एंड फादर दोनों मेरे पास यहाँ पे आके सीखते हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर। जब आपको लगता है कि हाँ भाई आप उसके लिए तैयार हो, आप उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो आप मार्शल आर्ट कर सकते हो। मार्शल आर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिंपल है। आप धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू होगी और चीज़ें आप इंजॉय करने लगेंगे। बेसिकली मार्शल साइंस ही है ये। सर ये तो रही
अभी आपकी एकेडमी से रिलेटेड बात, मार्शल आर्ट से हुई बात, अगर हम आपके बारे में जानना चाहें कि आपने कैसे इस स्पोर्ट्स को चूज करा और आपका करियर जितना भी इसमें रहा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, मेरा शुरू से ना मार्शल आर्ट्स की जो ब्रूस ली की मूवीज, ब्रूस ली, जैकी चैन, जितने भी ये फेमस मार्शल आर्टिस्ट हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इनकी मैं मूवीज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटी एज में देखा करता था, और मुझे बड़ा शौक था कि भाई इनकी तरह इस तरह से किक करनी है, इस तरह से नानचाक करने हैं, इस तरह से फाइटिंग करनी है। तो ये इनसे मैं धीरे धीरे इंस्पायर हुआ। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे सेंसे संतोष कुमार अग्रवाल सर, जिनके थ्रू मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की। पूरा 5.5 ईयर्स के बाद मैंने ब्लैक बेल्ट ली, और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ग्रो होता गया। उसके बाद 2017 में मैंने अपनी एकेडमी रजिस्टर कराई सोसाइटी एक्ट में, और मेरे को अराउंड 2008 से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी, और आज के टाइम में अराउंड 17 साल के अराउंड हो गए हैं मेरे को कोचिंग देते हुए। और लगभग मेरे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडलिस्ट हैं। एकेडमी से मेरे अराउंड 11 स्टूडेंट्स ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं अब तक, और इसी तरह से धीरे धीरे मेरा करियर इसमें एक्सेल करा। और वैसे मैंने साथ ही साथ मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कुरुक्षेत्र से। उसके बाद मेरी रुचि ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने फिर उसके बाद बीपीएड किया, एमए इन योगा किया, उसके बाद मैंने एमपीएड किया। तो अब एट प्रेजेंट मैं डीएवी में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन पैरेलली जॉब कर रहा हूँ। शाम को मेरी एकेडमी होती है, और सुबह के टाइम में मैं स्कूल में बच्चों को कोच करता हूँ। थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी और बच्चों को इंस्पायर किया। ये टाइम टू टाइम मैं चाहता हूं कि ऐसे इवेंट्स होते रहें, जिससे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले, और साथ ही साथ मुझे भी इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि गेम के प्रति हम जुड़े हुए हैं एक नोबल कॉज के लिए, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने मजबूत बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो मैम, कैसे करी आपने इस मार्शल आर्ट में अपनी शुरुआत? जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, मैंने सर को देखा, सर डेली प्रैक्टिस करते थे स्कूल में। फिर मैंने भी सोचा मैं भी जाकर करता हूँ, इंटरेस्ट ग्रो हुआ मेरा मार्शल आर्ट की तरफ सर को देखकर। तो मैं सर से मोटिवेट होकर मार्शल आर्ट में आया, एकेडमी में। तो मार्शल आर्ट में कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? फर्स्टली मैंने कराटे को ज्वाइन किया। मेरे को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे ज्वाइन करना था। फिर मैं सेल्फ डिफेंस खिलाया, फिर सर ने मुझे लेवल्स खिलाए। सर की वजह से मैं स्टेट, फिर स्टेट, फिर नेशनल लेवल बना। फिर सर ने मुझे वुशु को इंट्रोड्यूस किया, फिर मैं वुशु ज्वाइन किया खेलने के लिए। अब मैं वुशु में नेशनल खेलने जा रहा हूँ, स्टेट में सिल्वर मेडल आया था। तो आपने बोला आप सेल्फ डिफेंस के लिए इस स्पोर्ट्स में आए थे, बट आप क्या चाहते हैं आगे? आप करियर भी इसी में बनाना चाहते हैं या सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक सीमित रखना चाहेंगे इसको? नहीं, मैं इसमें करियर ही बनाना चाहूँगा। मतलब इसको बहुत अच्छा है मार्शल आर्ट्स के लिए, और जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसमें मैं करियर बनाना चाहूँगा ज़्यादा। तो करियर में आपका एक गोल सेट होगा कि एक वो तो मेरे को अचीव करना ही है। क्या गोल है, मतलब क्या आप चाहते हैं कि अगले 3-4 साल में आप कहाँ पहुँचने? इंटरनेशनल प्लेयर। मैं अगले 4 साल बाद मैं चाहूँगा मैं वुशु का इंटरनेशनल प्लेयर बनूँ, और अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रही तो मैं एमएमए ज्वाइन करना चाहूँगा, यूएफसी फाइट्स कंटिन्यू करूँगा। कि मतलब आपको बाकी स्पोर्ट्स से इस स्पोर्ट्स में आके क्या स्पेशल लगा कि यार मैंने एक बढ़िया चीज़ में एक मतलब कदम रख लिया है और आगे बढ़िया करियर मेरा होने वाला है? तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ या स्पेशल कोई मोमेंट हुआ हो, उसके बारे में बताओ। स्पेशल चीज़ बेसिकली मार्शल आर्ट मेरी बॉडी पे कंट्रोल करती है, मेरे साथ मेरे माइंड पे बहुत इफेक्टिव है वो। मेरे लिए मेरे सारे डिसीजंस मेरी लाइफ में लेने, वो भी उसमें बहुत हेल्प करती है। क्विक डिसीजंस जैसी चीज़ें मेरे मार्शल आर्ट से सीखी, सेल्फ डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ये सब चीज़ें मैंने मार्शल आर्ट से सीखी, जो मेरे को हेल्प करती है मेरी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। कभी बहुत बढ़िया वाला पंच लगा है आपको? ऑफ कोर्स लगा है। तो ऐसा क्या मोमेंट था, उसको थोड़ा सा वो सिनेरियो बताएंगे? उस मोमेंट जब मेरे को सर ने मारा था, तो मैं 2-3 सेकंड के लिए तो भूल गया था क्या है सब कुछ, मैं ऑलमोस्ट बेहोश भी नहीं वाला था। लेकिन फिर बाद में होश आया, फिर सोचा यही चीज़ है, इसमें आगे कंटिन्यू करना है, फिर ये सीखने की कोशिश भी की मैंने। लेकिन उसके बाद कहीं पेरेंट्स ने कुछ बोला कि इस चोट के बाद छोड़ दे या कंटिन्यू करना है, ऐसा कुछ?
नहीं, मैंने पेरेंट्स को बताया ही नहीं इस बारे में। नहीं, पता तो लग जाता है ना कि अगर वैसे फेस पे लगा है तो मार्क्स आ जाते हैं। मोस्टली चीज़ें मैं हाइड रखने की कोशिश करता हूँ, मेरे पेरेंट्स टोकते भी हैं कभी कभी, लेकिन फिर मैं उनको ओवरकम कर लेता हूँ उस चीज़ से, तो समझा देता हूँ। पेरेंट्स ने तो पहले भी रोका होगा जब आपने सोचा होगा कि यार मार्शल आर्ट में जा रहा हूँ, अकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ, इसी में करियर बनाऊंगा, तो तब पेरेंट्स कुछ नहीं बोले? नहीं, ऑफ कोर्स बोले, रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन फिर जब मेरे अचीवमेंट्स देखने शुरू किए तो अब थोड़ा रोक टोक कम हो गया है। अब वो खुद सपोर्ट भी करते हैं चीज़ों के लिए। मैंने कराटे जो है सेल्फ डिफेंस के हिसाब से खेलना चालू करा था, क्योंकि एक बार मैं डेवी स्टेट में खेलने गया था, जहाँ पे मेरे 2 बार इप्पॉन लगे थे। इप्पॉन मतलब 3 पॉइंट। एक मेरे लगे थे राइट स्लैप किक और एक लगी थी उरागिरी। इसकी वजह से फिर मैंने एक सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे चुना और फिर मैं इसको आगे तक ले गया, और इस बार मैं नेशनल भी जा रहा हूँ। और सर ने मेरे को इतनी अच्छी कोचिंग दी, इसकी वजह से मेरा नेशनल में ब्रोंज मेडल भी आया। कभी खेलते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त किसी मैच में कोई ऐसा पंच पड़ा है आपको जिससे मतलब लगा हो कि यार अब तो खत्म हो गया सब? एक बार प्रैक्टिस करते समय मेरे नाक में बहुत तेज़ लगा था, जब मेरे को ऐसा लगा कि क्या हो गया मेरे साथ, और मैं एकदम से नीचे गिरा और चक्कर खा के, पर फिर एकदम से डिसबैलेंस हो गया। फिर मेरे को फर्स्ट एड दिया गया, फिर मैं उठा, फिर उसके बाद ठीक हो गया सब कुछ। फिर मैं फिर से खेलना चालू करा मैंने, और फिर मैं मैच जीत गया। घर वालों का क्या रिएक्शन था उस पर? घर वालों को कुछ रिएक्शन नहीं, पापा ने तो कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे लगती रहती है, ऐसे तो कराटे खेल रहे हैं, कराटे खेलते समय तो लगेगी, ऐसे थोड़ी होता है। पर मम्मी को थोड़ी सी टेंशन आई, और मम्मी ने थोड़ा बहुत बस। तो वैसे ही किक आपने किसी को कभी मैच में मार दी हो और वो गिर गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ होगा? उसने तो पंच मारा था, पर लेकिन मैंने किक बहुत बार मारी मुंह पे, और मेरी किक की ज़्यादातर अच्छी चलती होती है उरागिरी और राउंड किक। राउंड किक मैंने बहुत बार मारी है, पर ज़्यादातर मारता नहीं, क्योंकि उससे पावर से ज़्यादा लग जाती है। और मैंने स्लैप किक मारी है मुंह पे, जिससे तो बहुत लोगों के नाक पे भी लग चुकी है। और अगर आप फुल पावर कह रहे हैं कि अब मैं फुल पावर से मारता नहीं, कि ज़्यादा लग जाती है, अगर आप मारें तो क्या सिनेरियो हो सकता है सामने वाले का? कराटे में वैसे फुल पावर से मारना तो नहीं चाहिए, पर लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ मार दिया तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और उसकी नाक में ज़्यादा टोच लग सकती है, इंजर्ड हो सकता है, उसके फिर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से आप नहीं मारते? नहीं मार नहीं तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन हटा दिया जाए तो आप मारेंगे, या एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेंटेन करने के लिए नॉर्मली मारेंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्समैन हैं, और स्पोर्ट्समैन के हिसाब से हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। नेम क्या है आपका? मेरा नाम याशी आनंद है। मैं 8 इयर्स की हूँ। मार्शल आर्ट खेलती हो आप, आपने सिल्वर मेडल जीत रखा है जैसा कि हम देख रहे हैं। अब आप आगे क्या गोल है आपका? गोल्ड मेडल। तो आपके आइडल कौन है इस स्पोर्ट्स में? आप किन से इंस्पायर होकर आपने ये स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया? कोच ही मेरे पापा है और आइडल भी मेरे पापा। अभी आप कौन सी बेल्ट है आपके पास? मैं मेहरून बेल्ट हूँ और मैं ब्राउन बेल्ट हो जाऊँगी। थोड़े दिनों में आप ब्राउन बेल्ट हो जाओगे, उसके बाद आप सीनियर कहलाने लगोगे। यस चलो, तो आप हमारे साथ बात करके अच्छा लगा आपको? यस। तो ये थी हमारी आज की पेशकश पूरे मार्शल आर्ट्स के स्पोर्ट्स पे। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए बने रहिए वैमसे संचार के साथ और देखते रहिए स्पोर्टिंग बज़। धन्यवाद।